सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। केमिस्ट्री के सीरीज में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे, जिसमें दो वीडियो मैंने मेटल के लिए अपलोड कर दी है। आप लोग उसमें मेटल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं उसको ऐड कर दिया गया है। अब जो दो वीडियो आएंगे उसमें नॉन मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेशन है। नॉन मेटल में जनरली हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, उसके बाद आपका हेलोजन, ठीक है, और उसके बाद इनर्ट गैस इतना के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट होगा तो उसके बारे में भी देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल अधातु। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल, टोटल कितना नॉन मेटल है? 22। ये आपको याद रखना है। टोटल अधातु कितना है? 22। अगर हम बात करें इस 22 में से सॉलिड कितना है, यानी कि ठोस कितना है, तो ठोस का बात करें तो 10 है, ठीक है। द्रव का बात करें यानी कि लिक्विड का बात करें तो 1 है, और गैस का बात करें तो 11 है। यानी कि जितने भी नॉन मेटल है धातु हैं उसमें सॉलिड 10 है, गैस 11 है और लिक्विड 1 है। तो आप याद रखिए 10 और 11 तो आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन ये एक कौन है? ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन यानी कि एकमात्र द्रव अधातु कौन है? ब्रोमीन है। लेकिन यही अगर धातु का बात करें, एकमात्र द्रव धातु, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरी यानी कि पारा। ठीक है, आगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और मास नंबर भी 1 होता है, यानी कि परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों एक होता है। यानी कि इससे ये समझिए कि परमाणु संख्या 1 यानी कि प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, मास संख्या 1 यानी कि अगर मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो ये हमारा आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी कि एक में से एक घट गया तो 0, यानी कि न्यूट्रॉन हो गया 0। यानी कि ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में एकमात्र ऐसा तत्व है हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, यानी कि ये न्यूट्रॉन विहीन तत्व है, इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन में। और बात करते हैं, इसको आवारा तत्व कहा गया है। भैगाबॉन्ड कहा गया है, यानी कि आवारा। क्यों आवारा होता है? क्योंकि इसे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं मिला है, स्थान निश्चित नहीं। यानी कि ये ग्रुप 1 का भी प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि एल्कली मेटल्स का, और ग्रुप 17 का भी प्रॉपर्टी शो करता है हेलोजन का। कैसे? ग्रुप 1 का प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि ये अपना +1 वैलेंसी शो करता है और अपना वैलेंसी -1 शो करता है हेलोजन की तरह। तो यानी कि ये अपना वैलेंसी जो है +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, इसलिए इसको आवारा तत्व बोलते हैं। इसको उचित स्थान पीरियोडिक टेबल में अभी तक नहीं मिला है। और हम लोग बात करें, ये एकमात्र ऐसा तत्व है पीरियोडिक टेबल में जिसका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है। आगे बात करते हैं, आवर्त सारणी में बाएं तरफ पाए जाने वाला एकमात्र नॉन मेटल, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग पढ़े हैं लेफ्ट साइड पाया जाएगा मेटल, राइट साइड पाया जाएगा नॉन मेटल, और बीच में पाया जाएगा मेटेलॉइड। ठीक है, मेटेलॉइड जो इन लोग को डिवाइड करेगा। लेकिन मेटल वाले साइड में, लेफ्ट साइड में एकमात्र नॉन मेटल है, वो है हाइड्रोजन। ठीक है, तो याद रखिए आवर्त सारणी में बाएं तरफ पाया जाने वाला एकमात्र नॉन मेटल जो है वो हाइड्रोजन है। और बात करते हैं, यह सबसे हल्का तत्व है, ठीक है, क्योंकि इसका मास नंबर 1 है, सबसे कम है, इसलिए सबसे हल्का है। संयोजकता ये +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है। +1 शो करता है यानी कि ये ग्रुप 1 के तरह बिहेव करता है, -1 शो करता है यानी कि ये हाइड्राइड बनाता है, यानी कि ये हैलोजन की तरह अपना प्रॉपर्टी शो करता है। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व, सबसे नंबर 1 पे हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। पूरे अगर ब्रह्मांड में पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। क्यों? जितने भी स्टार हैं, ठीक है, तारे तारे उस सारे तारे में सबसे ज्यादा क्या होता है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम। सन का ही बात कर ली, सन भी एक स्टार है, ठीक है, तो सन में भी आपका सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है। यानी कि पूरे पृथ्वी पर, ब्रह्मांड पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाएगा, दूसरा हीलियम पाया जाएगा। आगे, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? हेनरी कैवेंडिश। और यही हेनरी कैवेंडिश जो है
वो जी के खोज करता है। जी क्या हुआ? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। न्यूटन जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बताया था कि कोई भी दो मास ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट है, पहला वस्तु m2, दूसरा वस्तु जिसका द्रव्यमान है m2, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है r। तो इस दोनों वस्तु में फोर्स लगेगा g m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो यही जो g है जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g का खोज भी हेनरी कैवेंडिश ने किया है। आपको याद रखना है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का भी खोज किया है और जी का भी खोज किया है। और बात करते हैं हाइड्रोजन न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। न्यूक्लियस का मतलब समझिए, हाइड्रोजन में क्या है? एक प्रोटॉन है क्योंकि एक परमाणु संख्या, एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एक परमाणु संख्या, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रॉन जीरो है, न्यूट्रॉन जीरो है यानी कि हाइड्रोजन से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन भी हटा दिए, इलेक्ट्रॉन भी अगर हटा दिए तो हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। यानी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस यानी कि उसमें से नेगेटिव चार्ज को हटा दिए, सिर्फ उसमें न्यूक्लियस बचा है और उसके बाहर कुछ भी नहीं बचा है, इसको बोलते हैं प्रोटॉन, H+ यानी कि प्रोटॉन। उसी तरह हाइड्रोजन के बाद दूसरा एलिमेंट है हीलियम। हीलियम न्यूक्लियस यानी हीलियम में कितना हीलियम का होता है? एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, प्रोटॉन 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है। यानी कि अगर इससे 2 को न्यूट्रॉन हटा दें, दो इलेक्ट्रॉन हटा दे तो हीलियम पे क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज, और इसी को बोलते हैं अल्फा रे। यानी कि अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन हटा दे, यानी कि हाइड्रोजन न्यूक्लियस, केवल न्यूक्लियस बचा और कुछ नहीं बचा, तो हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन हटा दे तो वो बन जाएगा प्रोटॉन, और हीलियम से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन हटा दे तो वो बन जाएगा अल्फा किरण। अल्फा किरण, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा अल्फा बीटा गामा रे की खोज किसने की थी, आपको मारना है रदरफोर्ड। क्या मारना है? सॉरी उल्टा मार दिया, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ गामा रे की खोज किसने की ऐसा पूछेगा, आपको मारना है पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक। समस्थानिक, 3 समस्थानिक है। सबसे पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्रिटियम। अंतर क्या है? समस्थानिक किसको बोलते हैं? आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे, एटॉमिक नंबर सेम रहे, जबकि मास नंबर डिफरेंट रहे। तो देखिए यहाँ पर तीनों में एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि 1 है, लेकिन मास नंबर अलग है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसका अंतर क्या हो गया कि पहला वाला में प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो 1 - 1 0। इससे इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन 1, इससे इसको माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन 2। यानी कि पहला वाला में न्यूट्रॉन 0 है, दूसरा वाला में न्यूट्रॉन 1 है, तीसरा वाला न्यूट्रॉन 2 है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें प्रोटॉन की संख्या बराबर हो और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर नहीं हो, उसको भी आइसोटोप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे, ये जो आपका प्रोटियम है, जिसको हम लोग मेनली हाइड्रोजन इसी को बोलते हैं, प्रोटियम को ही बोलते हैं, क्योंकि यह जितना भी हाइड्रोजन का आइसोटोप है उसमें 90% यही पाया जाता है। यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में सबसे ज्यादा यही पाया जाएगा, लगभग 90% यही पाया जाता है, ठीक है। और इसी से जो इसी से बनता है वाटर, H2O। लेकिन जो दूसरा वाला है ड्यूटेरियम, इससे जो बनता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, इसको बोलते हैं D2O यानी कि हेवी वाटर। क्या बोलते हैं इसको? हेवी वाटर। और तीसरा वाला जो है ट्रिटियम, ये होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि रेडियो सक्रिय होता है, रेडियो सक्रिय। तो सेकंड वाला जो है हेवी वाटर, इसके बारे में बात कर ले। इसके खोज करता है HC यूरे। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वाटर का हार्डनेस यानी कि जल की डिटर्जेंट पढ़ाएंगे, वहां पर भी हम आपको जल का कठोरता के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता होती क्या है। जल की कठोरता दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस, दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। तो टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस में क्या अंतर होता है? जो टेम्पोररी हार्डनेस होता है वो आपका सोडियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, जबकि परमानेंट हार्डनेस जो है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण होता है। यानी कि इसमें सोडियम रहेगा, इसमें मैग्नीशियम रहेगा, कैल्शियम दोनों में है। लेकिन पहला वाला में क्या है? टेम्पोररी हार्डनेस सोडियम की वजह से,
परमानेंट हार्डनेस मैग्नीशियम की वजह से, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। लेकिन परमानेंट हार्डनेस बाइकार्बोनेट नहीं है, क्लोराइड और सल्फाइड के कारण है, यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फाइड के कारण परमानेंट हार्डनेस होता है। अब देखिए समझिए, टेम्पोररी हार्डनेस जो है इसको आप बॉयल करके दूर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अगर पानी में टेम्पोररी हार्डनेस है तो उसको बॉयल कीजिएगा तो उसका हार्डनेस खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका जो परमानेंट हार्डनेस है वाटर का, उसको बॉयल करके दूर नहीं कर सकते हैं, उसमें Na2CO3 मिलाया जाना चाहिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाशिंग सोडा। यानी कि जब हम लोग वाशिंग सोडा मिलाएंगे और उसके बाद फिर बॉयल करेंगे तो परमानेंट हार्डनेस दूर होगा, ठीक है। आगे आते हैं, ओशियन वाटर, समुद्र का जो पानी होता है उसका हार्डनेस जो है रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा दूर किया जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा जो नोट्स था पुराना वाला, जो साइंस से हम पढ़ते थे, जिसमें रेलवे का तैयारी करते थे, उस समय ये नोट्स बनाए थे। अब पता नहीं कौन सा एग्जाम में पूछा हुआ, लेकिन ये पूछा हुआ उसी उसी नोट्स से मैंने ये क्वेश्चन को यहाँ पे डाला। यानी कि 3-4 जगह जो मेरा तैयारी, पहले मैं रेलवे का तैयारी किया, फिर बैंकिंग का, एसएससी का, ठीक है, उसके बाद आपका बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय, बहुत सारा एग्जाम का तैयारी किया, आईबी, ठीक है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, बिहार एसएससी इंटर लेवल ग्रुप डी, बहुत सारे। तो जितना भी एग्जाम का तैयारी किया जहाँ पर साइंस पूछा जाता है, वहां पर मैंने नोट्स बनाया अपना, हर हर बहुत तरह का प्रीवियस क्वेश्चन क्वेश्चन बनाया, किरण का बुक बनाए थे, आपका महेश अग्रवाल का बुक बनाए थे, है ना। साइंस में बहुत सारा बुक हम बनाए हैं, ल्यूसेंट भी बनाया है, ल्यूसेंट का जो साइंस का स्पेशल आता है वो भी बनाया है, ठीक है, और अरिहंत का बुक बनाया है, ठीक है, और एक मेरा अपना खुद खुद का नोट्स था, वो उससे हम किए हैं, ठीक है। तो ये सारा, ये किस एग्जाम में पूछा ये तो नहीं पता है, लेकिन मेरा नोट्स में था तो इस क्वेश्चन को यहाँ डाल दिए कि ओशन वाटर की जो हार्डनेस है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा दूर किया जाता है, ठीक है। आगे आते हैं H2 गैस। अब हाइड्रोजन का बात कर रहे हैं तो H2 गैस के बारे में देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस के बारे में। तो H2 गैस को बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ये आपका रंगहीन होता है और गंधहीन होता है, इसमें रंग भी नहीं होगा, गंध भी नहीं होगा। ये लाइटेस्ट गैस है, सबसे हल्की होती है, ठीक है। ये ज्वलनशील होती है, इनफ्लेमेबल होती है, ज्वलनशील होती है, ठीक है। ये खुद जल जाती है, मतलब यानी कि ये खुद जल जाएगा, लेकिन वस्तुओं को जलाने में ये मदद नहीं करेगा, वस्तुओं को जलाने में मदद नहीं करेगा। अगला बात करते हैं, जबकि ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ये वस्तुओं को जलाने में मदद करता है, खुद नहीं जलता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या अंतर है? हाइड्रोजन खुद जल जाएगा लेकिन वस्तु को जलाने में मदद नहीं करेगा, जबकि ऑक्सीजन जो है खुद नहीं जलेगा, वस्तुओं को जलाने में मदद करेगा। जैसे मान लीजिए पेपर है, पेपर को जलाना है, पेपर को जलाना है, तो यहाँ हाइड्रोजन का मदद लेंगे कि ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का मदद लेंगे, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन अगर जलेगा तो ये खुद जल जाएगा, ये किसी और चीज को नहीं जलाएगा, ठीक। आगे आते हैं, हाइड्रोजन जो है ये खुद जलेगा तो ये एक पॉप साउंड करके जलता है, पॉप, ये साउंड निकलेगा पॉप, ठीक है, इसलिए इसको पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, मेटल यानी कि कोई धातु जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करता है उस समय भी आपका H2 गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस क्या है? अधातु है। आगे बात करते हैं, फ्यूचर का ईंधन, हाइड्रोजन को हम लोग फ्यूचर का ईंधन बोलते हैं क्योंकि इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि ये पॉल्यूशन भी लगभग जीरो पैदा करता है, एक कोई हल्का भी पॉल्यूशन इससे नहीं होता है। सन और स्टार जो है उसके एनर्जी का सोर्स क्या है? यही हाइड्रोजन ही है। हम बताए थे सन और स्टार का अगर बात कर ले, इसमें सबसे ज्यादा, सबसे 1 पर होता है हाइड्रोजन और 2 नंबर पर होता है हीलियम, ठीक है। इसीलिए सन और स्टार की एनर्जी का स्रोत भी हाइड्रोजन और हीलियम ही है। हॉट एयर बैलून का बात करें, जो हॉट एयर बैलून होता है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम के मिक्सचर को ही यूज किया जाता है। अगला बात करें लिक्विड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अगर लिक्विड फॉर्म का बात करें, तरल फॉर्म का बात करें, तो लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में, यानी कि रॉकेट में जो फ्यूल यूज होता है उसमें यूज होता है लिक्विड हाइड्रोजन का। आगे बात करते हैं, जो वनस्पति तेल होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, उसमें जब हम लोग H2 गैस प्रोवाइड करते हैं, H2 गैस, ठीक है, और उसमें निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, कैटलिस्ट, ठीक है, तो ये बन जाता है वेजिटेबल घी, ठीक है। यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। अब H2O2 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इसका यूज होता है घाव साफ करने में, घाव साफ करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। एंटी इन्फेक्टेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। अगला H2O का बात करें तो ये एम्फोटेरिक होता है, यानी कि उभयधर्मी, यानी कि ये कभी एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और कभी बेस की तरह भी बिहेव करेगा, यानी कि अम्ल और क्षार दोनों की तरह बिहेव करने वाला ये एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे तो इससे निकलेगा H+ और OH-। H+ की वजह से ये एसिड है
और OH माइनस की वजह से ये बेस है। चलिए आगे बात करते हैं। H2O अगर डिस्टिल्ड वाटर है, यानी कि आसुत जल है, प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर है, तो इसका pH 7 होता है, यानी कि ये ना तो एसिड है ना बेस है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर का बात कर रहे हैं। लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। आगे, नेचर में सबसे अधिक मात्रा में जो उपलब्ध होता है वो होता है नेचर में जो सबसे शुद्धतम रूप होता है पानी का, वो होता है रेन वाटर, वर्षा का जल। सबसे शुद्ध माना जाता है वर्षा का जल। ठीक है, इससे शुद्ध कुछ भी नहीं होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यह तीनों अवस्था में स्थायी होता है, यानी कि पानी को अगर आप बर्फ बना के रख लीजिए तो भी स्टेबल है, लिक्विड द्रव बना के रखिए तो भी स्टेबल है, और गैस अगर रहेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वो तीनों फॉर्म में वो स्टेबल है। ठीक है, गैस जैसे कि बादल, बादल का बात करते हैं तो बादल क्या है, H2O का गैसियस फॉर्म ही तो है। ठीक है, अब बात करते हैं पानी का। 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का डेंसिटी यानी कि घनत्व सबसे ज्यादा होता है, और अगर वॉल्यूम का बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। चलिए इससे समझते हैं ग्राफ से। ये ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो वॉल्यूम का ग्राफ देखिए ऐसे आएगा, यानी कि जो ग्राफ सबसे नीचे आएगा वो आएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि वॉल्यूम जो है सबसे कम होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। वही डेंसिटी का ग्राफ ऐसे होगा, यानी कि सबसे ऊपर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि डेंसिटी मैक्सिमम कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। और कितना डेंसिटी होगा पानी का, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है। आगे, पानी को देखिए, अब इसको समझिएगा। पानी को 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, मान लीजिए पानी जो है यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस है और 4 डिग्री सेल्सियस है, गर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, यानी कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, और डेंसिटी बढ़ेगा। और यही अगर बात करें डेंसिटी तो वो बढ़ेगा। ठीक, उसी तरह बात करते हैं अब उल्टा। ठीक है, उल्टा, या फिर 10 से 4। ठीक है, 10 यहाँ पर मान लीजिए 10 है और यहाँ 4 है, 10 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे फिर वॉल्यूम घटेगा, फिर वॉल्यूम घटेगा, यानी कि 10 से 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे तो भी वॉल्यूम घटेगा। 10 क्या, इसको 20 से 4 कर दीजिए तो भी घटेगा। ठीक है, यानी कि शुरू में घट रहा है फिर बढ़ रहा है। अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो भी घटेगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, यानी कि 4 पर जो है वो वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो ये ग्राफ से ही आप याद रख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम को अगर ठंडा करेंगे, यानी कि 4 से 0 पर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगा। यही अगर डेंसिटी का बात करें, डेंसिटी घटेगा। इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। वाटर और आइस के बारे में बात करते हैं। वाटर जो है इसका वॉल्यूम आपका कम होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, और आइस का बात करें तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है, डेंसिटी कम होता है। तो एक चीज़ समझिए, जैसे ही वाटर से हम लोग आइस बनाएंगे, पानी से आइस बनाएंगे तो डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास में पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी। और इस पानी को अगर जमा दें तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आइस, पानी से आइस बन रहा है ना, तो कम वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा। तो क्या होगा, ये जो गिलास में पानी भरा हुआ था, कुछ बर्फ आपको बाहर दिखने लगेगा, गिलास से बाहर दिखने लगेगा। यानी कि अगर गिलास इतना बड़ा था ना, तो कुछ बर्फ गिलास के बाहर भी आपको दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि पानी से बर्फ का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा फैल जाएगा। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बर्फ तथा पानी से भरे एक गिलास में, देखिए क्या किया है, गिलास भरा हुआ है, उसमें पानी डला हुआ है, ठीक है, और इसमें बर्फ रखा हुआ है, बर्फ पानी में तैर रहा है। ठीक है, पानी पूरा भरा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ये बर्फ जब पिघल जाएगा, ये बर्फ जब पिघल जाएगा तो क्या होगा, पानी नीचे गिर जाएगा या फिर पानी का लेवल सेम रहेगा। याद रखिएगा, पानी का लेवल जो है वो सेम रहेगा, पूरा बर्फ पिघलने के बाद भी पानी बाहर नहीं गिरेगा। तो यही क्वेश्चन में लोग क्या गलती कर देता है, लिख देता है कि बर्फ जब पिघलेगा तो पानी बाहर गिर जाएगा। नहीं, क्यों 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 पानी बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि देखिए ये पानी है, इसके ऊपर बर्फ है, ठीक है, बर्फ है, तो बर्फ का 9/10 पार्ट अंदर रहता है और 1/10 पार्ट बाहर रहता है। ठीक है, और ये जो 1/10 पार्ट जो नीचे गिर रहा है पानी का, क्योंकि ये पानी बन के ही नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये उतना ही जगह पर वो जाएगा जितना एरिया, जितना इसका वॉल्यूम जो है ये डिफरेंस होता है। यानी कि बर्फ और पानी के वॉल्यूम में जो डिफरेंस होता है उतना ही घटता है। यही कारण है कि वो लेवल उसका समान रहता है, वो उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। जब बर्फ पानी पर तैरता है
तो जब बर्फ पानी पर तैरता है तो इसका 9/10 पार्ट अंदर रहता है और 1/10 पार्ट बाहर रहता है। इसको हम बता ही दिए थे। जैसे मान लीजिए समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है, इसका इतना पार्ट अगर आपको दिख रहा है बर्फ का, ठीक है, तो इतना पार्ट बर्फ का अंदर रहेगा, यानी कि 9 पार्ट आपका अंदर रहेगा और 1 पार्ट आपका बाहर रहेगा। यही कारण है टाइटेनिक जहाज के डूबने का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका किस अटलांटिक ओशन में हुआ था ना, कि कौन, आर्कटिक, जो भी ओशन में था, अटलांटिक ओशन में हुआ था, टाइटेनिक डूबा था, ठीक है, जो भी है। तो जो जहाज था, जो जहाज चला रहा था, वो बर्फ, इतना ही टुकड़ा बर्फ को देखा, लेकिन वो भूल गया कि वो यहाँ से कट मारा, लेकिन जहाज तो ऐसे नीचे तक रहता है ना पूरा, तो इसका नीचे में जो है बर्फ इतना दूर तक था, तो नीचे वाला बर्फ टकरा गया और जहाज में छेद हो गया, जिसके कारण पानी जहाज में भर गया। यानी कि ऊपर वाले पार्ट को वो देख के सोचा कि इतना ही बर्फ है, नीचे वाले पार्ट को जो, यानी कि वो 1 पार्ट जो ऊपर दिख रहा था उससे अंदाजा नहीं लगाया कि अंदर में 9 पार्ट भी होगा। ठीक है, यानी कि नीचे में बहुत बड़े पार्ट का वो अनुमान नहीं लगा पाया। यही कारण है टाइटेनिक जहाज डूबा। पहले ही दिन वो ट्रेवल कर रहा था, पहले ही दिन डूब गया। आगे बात करते हैं अगला। ठंडे प्रदेशों में, जो ठंडा एरिया होता है, वहाँ ऊपर का जल जम जाता है तथा बर्फ बन जाता है। बर्फ एक इंसुलेटर का काम करता है। जैसे देखिए, आप समझिए, ठंडा प्रदेश का बात करते हैं तो दो चीज समझाते हैं। ठंडा प्रदेश में जो घर बनाया जाता है वो बर्फ से ही बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए साइबेरिया आप चले जाइए, रूस का साइबेरिया, तो बर्फ से घर बना देता है। और बर्फ के अंदर अगर जो रहता है उसको ठंडा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है वो इंसुलेटर का काम करती है, कुचालक। ठीक है, इंसुलेटर यानी कि कुचालक। उसके अंदर हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि जो बाहर जो ठंडा है वो ठंडा अंदर नहीं जाएगा। और बात करते हैं क्या, जैसे मान लीजिए ये ठंडा प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर बर्फ जम गया, ऊपर का पानी में क्या हो गया, बर्फ जम गया, ठीक है, बर्फ आपका जम गया, बर्फ जम गया, और नीचे में आपका पानी ही रहता है, पानी। ऊपर बर्फ रहता है, नीचे पानी रहता है, यही कारण है। और नीचे का पानी बर्फ नहीं बन पाता है, नीचे का पानी बर्फ नहीं बन पाता, बर्फ सिर्फ ऊपर वाला पानी पर जमता है। ठीक है, और नीचे यहाँ पे मछली जिंदा रहता है, यहाँ पे नीचे मछली जिंदा रहता है। अब मान लीजिए किसी को मछली मारना हो तो क्या करेगा, ऊपर से इतना सारा बर्फ को तोड़ेगा, तो यहाँ उसको पानी दिखने लगेगा, फिर यहाँ पर बंसी फेंकेगा मछली मारने वाला मशीन, मछली चारा देख के आएगा खाने, खींच लेगा ऊपर। यानी कि यहाँ पर टुकड़ा, जैसे आप देखते होंगे कहीं पे, वो एक मूवी था अक्षय कुमार का जिसमें उसका कुत्ता घुस जाता है इसमें, यहाँ पे बर्फ टूटता है, यहाँ से कुत्ता घुसता है, फिर कुत्ता पानी के अंदर ही फंस जाता है, बर्फ के ऊपर नहीं आ पाता है, तो फिर उसको अक्षय कुमार या कोई बचाता है। ठीक है, यही है आपका, कि यानी कि बर्फ के अंदर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, वह जमता नहीं है। ऊपर वाला बर्फ खाली जम जाता है, नीचे वाला बर्फ नहीं जमता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेश के नीचे के जल में मछलियां जीवित रह जाती है। यानी कि ऊपर का बर्फ तो आपका जम गया, लेकिन नीचे जो पानी रहता है, पानी जमता नहीं है, 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है वो पानी, और उसी पानी में मछली जो है वो जिंदा रहती है। आगे, ठंडे प्रदेश में जो बर्फ का घर बनते हैं उसको इग्लू बोलते हैं, बताए थे, ठंड से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है वो इंसुलेटर का काम करती है, ये भी बता चुके हैं। आगे, यदि एक बर्फ बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल दे तो क्या होगा, और यदि एक बंद बंद रूम में पंखा चलाकर छोड़ दे तो क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन अगर किसी से पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछेगा, तो आप क्या बोलेगा, फ्रिज खोल दिया यानी कि रूम ठंडा हो जाएगा? नहीं, गलत। यदि एक बंद कमरे में फ्रिज का दरवाजा खोल दे तो रूम गर्म हो जाएगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग सवाल? क्योंकि दरवाजा आपका बंद है, रूम आपका बंद है। ठीक है, यही अगर रूम खुला हुआ रहता तो रूम ठंडा हो जाता। अगला, यह एक बंद रूम में अगर पंखा दिन भर चल रहा है, पंखा चलाकर छोड़ दे तो कुछ देर के बाद क्या होगा, फिर रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आदमी सोचता है पंखा चला दिए हैं तो रूम तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन ठंडा नहीं होगा, रूम गर्म हो जाएगा। और तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, एग्जाम में पूछता है। अपना दिमाग नहीं लगाना एग्जाम में, जो हम पढ़ा रहे हैं वही आपको आंसर मार के आना है। आगे, कांच से भरी एक पानी की बोतल को यदि फ्रिज में जमा दे। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझिएगा, यहीं से समझ जाइएगा। जैसे वाटर, पानी से बर्फ बनेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसी की चीज को बस आपको याद रखना है। पानी से क्या बन रहा है, बर्फ, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए एक बोतल आप रखें, पानी का भरा हुआ बोतल रखें, ठीक है, ठीक है, फ्रिज में डाल दिए, पानी तो पूरा भर दिए हैं, अब उसको डाल दिए रेफ्रिजरेटर में। ये जैसे जमेगा ना, जमेगा, तो बोतल को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फ जब भी बनेगा, पानी से बर्फ बनेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो उतना छोटा सा वॉल्यूम, तो बोतल का वॉल्यूम तो फिक्स ना है, और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोतल को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। यही रीजन है कि कांच से भरी पानी की बोतल को यदि फ्रिज में जमा दे, उसके टूटने का डर बढ़ जाता है, क्योंकि पानी जब जमेगी तो बर्फ बनने पर फैलेगी, यानी कि वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। अगला, सर्दियों के मौसम में पानी का पाइप फट जाता है, जैसे कि
बहुत ठंडा एरिया है तो पानी का पाइप रहता है, ठीक है, इसके अंदर से पानी जाता है, क्या जाता है, पानी। अब ठंडा का मौसम आ गया, साइबेरिया वगैरह वाला एरिया में या कोई ऐसा जगह पर जहाँ पे ठंड ठंड बढ़ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी जब फैलेगा, अंदर में तो पानी जा रहा है पाइप से, लेकिन जब ये पानी जम गया तो जमने पे फैलेगा और ये पाइप को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। आगे आते हैं, यानी कि सर्दियों के पानी पानी के पाइप फटने का कारण यही है कि जैसे ही पानी जब जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो बर्फ बनने पर पानी क्या होगा, फैलेगा। अब फैलेगा तो बोतल फाड़ के निकल जाएगा या पाइप फाड़ के निकल जाएगा। आगे अगला पॉइंट समझते हैं, पानी जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, हिमांक कितना है, यानी कि कितना पर वो जमेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो जमता है, इसको याद रखना है। पानी का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, गलनांक कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलेगा। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, यानी कि क्वथनांक कितना है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो बॉयल करने लगेगा। अगला, पानी का ट्रिपल पॉइंट कितना है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। अब ये ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु होता क्या है, तो यहाँ समझते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा बिंदु, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जहां पर जल के तीनों स्टेट्स विद्यमान रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों आपको मिल जाएगा। इस टेम्परेचर को और इस प्रेशर को हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो पानी जो है 0.01 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्था में रहते हैं, इसलिए इस टेम्परेचर को पानी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। आगे आते हैं, सभी एसिड यानी कि अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे हाइड्रोजन, ठीक है, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन, H2 गैस, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ही बना वाटर, तो इतना सारा हम लोग वाटर के बारे में पढ़े, वाटर, बर्फ वगैरह सबके बारे में पढ़े। अब आता है एसिड, तो जितना भी एसिड होता है उसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है। H2O2 के बारे में पढ़ ही लिए थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रबल ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये घाव को साफ करने में इसका यूज किया जाता है, डॉक्टर लोग भी इसका इस्तेमाल करता है। और सबसे जरूरी इसका यूज क्या है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जो ऑयल पेंटिंग होते हैं। जैसे आपसे पूछता है राजा राम मोहन राय किस तरह का पेंटिंग करते थे, तो राजा राम मोहन राय जो है वो ऑयल पेंटिंग करते थे। ऑयल पेंटिंग पर जो आपका गंदगी जम जाती है, ठीक है, या कोई चीज जम जाता है, तो या वॉल वॉल पेंटिंग का भी अगर बात करें, उस पर अगर कोई गंदगी जम जाती है, उसको सफाई करने में, उसको हटाने के लिए H2O2 का यूज किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। अगला, लेड ऑक्साइड की परत को रिमूव करने में भी, ऑयल पेंटिंग पर जमा हुआ रहता है लेड ऑक्साइड, उसको रिमूव करने के लिए भी H2O2 का यूज किया जाता है। यानी कि अगर ऑयल पेंटिंग जो किया हुआ है उस पर लेड ऑक्साइड की परत जमी हुई है, उसको रिमूव करने में आपका H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज किया जाता है। अब आते हैं अगला एलिमेंट, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 8 और मास नंबर है 16, यानी कि इसका परमाणु संख्या 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है। ये गैस रंगहीन और गंधहीन होती है, जैसे आपका हाइड्रोजन था उसी तरह ऑक्सीजन भी है, ये रंगहीन होता है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता है, और कोई इसमें ऑर्डर यानी कि गंध नहीं होता है। ऑक्सीजन के खोजकर्ता की बात करें तो 1772 में इसके खोजकर्ता थे सीले, जिन्होंने ऑक्सीजन एलिमेंट की खोज की थी। लेकिन ऑक्सीजन एज अ गैस, देखिए ऑक्सीजन तत्व का खोज करना और ऑक्सीजन गैस का खोज करना दोनों थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक एक आदमी बता रहा है कि ऑक्सीजन नामक तत्व है, ये तो H2O में भी हो सकता है ऑक्सीजन तत्व, ये आपका KMnO4 में भी हो सकता है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन एलिमेंट के बारे में बताया था सीले, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन गैस का खोज, स्पेशली वो गैस ऑक्सीजन गैस O2 के बारे में कौन बताया था, प्रिस्टले, 2 साल के बाद 1774 में। ये आपको समझना पड़ेगा कि ऑक्सीजन एज ए एलिमेंट सीले और ऑक्सीजन एज ए गैस प्रिस्टले। तो कभी कभी एग्जाम में आपको प्रिस्टले एंड सीले दोनों दिया रहेगा, तो दोनों मार दीजिएगा आंसर, ठीक है। आगे आते हैं, ऑक्सीजन को ही हम लोग बोलते हैं गैस ऑफ लाइफ, यानी कि प्राणवायु, ठीक है। ये वायुमंडल में 21% पाया जाता है। अगर वायुमंडल में गैसों का बात करें तो 78% पाया जाता है नाइट्रोजन, जो सर्वाधिक है। उसके बाद 21% पाया जाता है ऑक्सीजन, जो सेकेंड हाईएस्ट है, दूसरे नंबर पर पाया जाता है। अगला, मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और भूपर्पट्टी यानी कि नेचर में भी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे, भूपर्पट्टी यानी कि नेचर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व नहीं, धातु लिख दे, धातु, मेटल, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हम बताए हुए हैं कि प्रकृति में भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा तत्व पाया जाए ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर आपका एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन जो हो गया वो नॉन मेटल हो गया,
नॉन मेटल यानी कि अधातु, सिलिकॉन जो हो गया वो आपका हो गया मेटेलॉइड यानी कि उपधातु, और एल्यूमिनियम हो गया धातु मेटल। आगे आता है श्वसन क्रिया में उपयोग किया जाने वाला फोटोसिंथेसिस का उत्पाद, यानी कि देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं श्वसन क्रिया में तो ये ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, और हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है प्लांट, और प्लांट क्या छोड़ता है? ऑक्सीजन। यानी कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगा, या फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। तो ये क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, उत्पाद है। फोटोसिंथेसिस का उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन है। यानी कि फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट जो है वो ऑक्सीजन निकालता है। हम लोग क्या करते हैं? मानव जो ह्यूमन जो है वो ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो यही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एक श्वसन चक्र, ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन जो O2 गैस है इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक होता है, दो एटम इसका जुड़ा रहता है। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करें ये डाईमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। हम आपको जो MCQ 1, 2, 3 जो लेक्चर पर बताए थे उसमें आपको डाईमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में बताए थे, पूरे डिटेल में बताए थे क्या होता है नहीं होता है। अनुचुंबकीय यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या होगा? विकर्षित, ठीक है, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यही चीज समझना है, और उसका एग्जांपल भी बता दे कौन कौन तत्व जो है डाईमैग्नेटिक है, कौन फेरोमैग्नेटिक है। तो ऑक्सीजन जो है वो डाईमैग्नेटिक है, ये याद रखना है। आगे ऑक्सीजन जो है वो उदासीन है, पीएच इसका 7 है। उदासीन का आपको और एग्जांपल याद रखना है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO तो CONO, और एक आपको N2O, नहीं N2O नहीं, हाँ N2O, N2O, CONO और N2O, ये आपका जो है उदासीन है यानी कि न्यूट्रल है, इसका पीएच 7 है। ये तीनों को आपको याद रखना है। आगे ऑक्सीजन जो है यह ज्वलनशील नहीं है, यानी कि खुद नहीं जलता है लेकिन दूसरे के जलने में मदद करता है। हम आपको बताए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में। हाइड्रोजन खुद जलेगा लेकिन दूसरों को जलने में मदद नहीं करेगा। ऑक्सीजन खुद नहीं जलेगा लेकिन दूसरों को जलने में मदद करेगा। यानी कि पेपर को अगर जलाना है तो ऑक्सीजन का मदद चाहिए क्योंकि वो दूसरे को जलाता है। आगे अगला ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है उसका अगर कंप्लीट कंबशन होगा, पूर्ण दहन होगा, यानी कि ऑक्सीजन उसको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो वो CO2 गैस निकालेगा। लेकिन यही अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, अपूर्ण दहन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा। यानी कि समझ लीजिए कंप्लीट कंबशन में CO2 निकलेगा और इनकम्प्लीट कंबशन में CO गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस मिलाया जाता है। और ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम गैस क्यों मिलाते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी को बढ़ा देता है। यही कारण है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यानी कि कृत्रिम श्वसन में इसका यूज किया है। जैसे मान लीजिए कोई गोताखोर है, गोताखोर जो है देखिएगा अपना पीठ पे वो सिलेंडर लेके जाता है और उसका पाइपवा अपना नाक में जोड़ देता है। तो इसमें अंदर में रहता है क्या है? एक ऑक्सीजन रहेगा, वो हीलियम रहेगा, ठीक है। सिर्फ ऑक्सीजन भी भर सकता था इसमें, हीलियम क्यों डाला? हीलियम इससे डाला क्योंकि हीलियम नहीं डालेगा तो ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा नहीं। तो हीलियम जो है वो करता क्या है? ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है, विलेयता को बढ़ाता है, ठीक है। यही कारण है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। गोताखोर या सी डाइवर्स वगैरह जो है इसका अपना सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिलाते हैं। आगे ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन गैस मिला तो ये बनाएगा ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ अगर C2H2 एसिटिलीन बनाता है, रिएक्ट करता है तो ये बनाता है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। और इस दोनों का O2+H2 और O2+C2H2 इस दोनों का यूज वेल्डिंग में किया जाता है, वेल्डिंग करने में। याद रखिएगा स्टील जो है स्टेनलेस स्टील उसका वेल्डिंग नहीं होता है, वेल्डिंग नहीं होता है। और ये अगर आपसे बात करें सोल्डर, सोल्डर जो होता है इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है? CT यानी कि C से हो गया सीसा और T से हो गया टीन, यानी कि PB और SN, लेड और टीन सोल्डर में होता है। ये हम आपको कल के वीडियो में बताए थे। आगे बात करते हैं ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वो जल में अल्प विलेय होती है यानी कि लेस सॉल्युबल होती है इन वाटर में, ठीक है। पानी में वो घुलनशील तो होती है लेकिन लेस, अल्प विलेय, कम विलेय होती है। अब बात करें ऑक्सीजन का ही अगर बात करें तो ओजोन के बारे में देख लेते हैं। O3 यानी कि ओजोन,
ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी कि 3 गो ऑक्सीजन से मिलकर ये बना है। ठीक है। ओजोन से सड़ी मछली की तरह गंध आता है, सड़ी मछली की तरह गंध। ठीक है। और याद रखिएगा, जलीय एवं स्थलीय दोनों जीवों के लिए हानिकारक है ओजोन। ओजोन जो है आपका जल में भी रहेगा हानिकारक है और स्थल में भी हानिकारक है, किसी भी जीव के लिए ये हानिकारक है। और ओजोन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि वो पर्यावरण के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। ठीक है। आगे, यह स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में एक लेयर बनाती है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत, वो किस अपने एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है। हम आपको एक एटमॉस्फेयर नाम का टॉपिक पढ़ाए हैं, ये आपका इसमें केमिस्ट्री में ही, तो दूसरा तीसरा वीडियो मेरा वही होगा। ठीक है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, जितना भी लेयर है वो लेयर के बारे में हम आपको इसमें बता दिए हैं। आगे, सूर्य से यह ओजोन लेयर करता क्या है? सूर्य से जो भी आपका यूवी रे आएगा, अल्ट्रावायलेट रे आएगा, उसको रोकता है। और अल्ट्रावायलेट रे को रोकने से फायदा क्या होता है? क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रे अगर हमारे स्किन पे पड़ेगा तो हम लोग को स्किन कैंसर कर देगा, कैटेरेक्ट मोतियाबिंद कर देगा, आंख खराब कर देगा। ठीक है, इसीलिए ओजोन लेयर जो है वो एक वरदान है, वरदान। ठीक है। आगे, ओजोन लेयर की मोटाई को नापते हैं डॉबसन यूनिट में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, बार बार पूछता है। ओजोन लेयर मापने की मोटाई क्या है? डॉबसन यूनिट, डॉबसन यूनिट। ठीक है। और 16 अक्टूबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, 16 अक्टूबर 1987 को हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यही कारण है कि 16 अक्टूबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। याद रखिएगा, ये जो यूवी रे है, अल्ट्रावायलेट रे, इसके खोजकर्ता कौन है? रीटर, रीटर है इसके खोजकर्ता। आगे आते हैं, एसी, फ्रिज, जेट इंजन का धुआं, और ये सब में आपको कौन सा गैस निकलता है? सीएफसी गैस निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रियोन्स भी बोलते हैं, ये निकलता है आपका। ठीक है। और ये क्या करता है? ओजोन लेयर में डिप्लेशन यानी कि अपघटन करता है। यानी कि ये जो आपका एसी, फ्रिज, जेट इंजन जितना भी निकलता है, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है या फ्रियोन्स निकलता है। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन्स जो है ओजोन लेयर में छेद का सबसे बड़ा कारण है। इनके कारण ओजोन लेयर में छेद पाया गया है, यहाँ पे अंटार्कटिका में। ठीक है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन लेयर में छेद सबसे पहले किसने देखा था? ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले कौन था 3 गो जो ओजोन लेयर में छेद देखा था? हमको लगता है सैकलेन था, सैकलेन, फोरमैन, फोरमैन और गार्डिनर था। गार्डिनर, ये 3 गो साइंटिस्ट था। देख लीजिएगा एक बार, भूल गए हैं, इसको देख लीजिएगा कौन था जो आपको ओजोन लेयर में पहली बार देखा था। अब वो एंटार्क्टिका पर देखा गया था, यानी कि जो एंटार्क्टिका में बर्फ है उसके जस्ट ऊपर में आपका ओजोन लेयर में छेद देखा गया था। आगे, ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप है। आइसोटोप यानी कि तीनों में इसका एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन तीनों में इसका मास नंबर जो है 16, 17 और 18 चेंज है। इस और जो पहला वाला है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन में भी वही था, पहला वाला 90% था, प्रोटियम वाला। और लास्ट वाला जो है वो रेडियो एक्टिव। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पहला वाला ही पाया जाएगा और लास्ट वाला आपका रेडियो एक्टिव ही रहेगा, चाहे किसी का भी आपको 3 आइसोटोप होगा तो यही होगा। आगे, लिक्विड ऑक्सीजन का यूज रॉकेट फ्यूल में किया जाता है। सेम यही चीज आपको लिक्विड हाइड्रोजन के लिए भी हम आपको बताए थे कि लिक्विड हाइड्रोजन का भी यूज आपको रॉकेट फ्यूल में किया जाता था। लिक्विड हाइड्रोजन, इसका यूज भी आपको रॉकेट फ्यूल में किया जाता है। अब वही अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किस में किया जाता है, तो लिक्विड नाइट्रोजन का यूज आपको स्पर्म को स्टोर करने में किया जाता है। जो लोग स्पर्म डोनेट करते हैं उसका स्पर्म को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं। और याद रखिएगा, जो हम लोग आई आई वगैरह जो डोनेट करते हैं, आंख को रखे, कोई ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हम लोग डोनेट करते हैं, हार्ट, लंग्स, उन सब को ज़्यादा देर तक सुरक्षित रखने के लिए कि वो खराब ना हो, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन, तो लिक्विड हाइड्रोजन हो गया रॉकेट फ्यूल, लिक्विड ऑक्सीजन भी हो गया आपका रॉकेट फ्यूल में यूज, और लिक्विड नाइट्रोजन में आपको वीर्य वगैरह, स्पर्म वगैरह सब, या कोई ऑर्गन वगैरह, आई, लंग्स, हार्ट, ये सबको सुरक्षित रखा जाता है। चलिए नाइट्रोजन पढ़ते हैं, अगला एलिमेंट नाइट्रोजन। इसी में लिक्विड नाइट्रोजन भी पढ़ लेंगे, बाद में इसको बताया गया है। आगे आता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 है और मास नंबर जो है वो 14 है। ठीक है, यानी कि एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14। डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए और अमीनो एसिड, यानी कि डीएनए आरएनए में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। अमीनो एसिड में भी आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन में भी आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। और जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में भी आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान जिंदा है तो वो नाइट्रोजन की वजह से जिंदा है,
क्योंकि ये डीएनए बना रहा है, आरएनए बना रहा है, अमीनो अम्ल बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, जीव द्रव्य बना रहा है। हर जगह आपका नाइट्रोजन है, जीना जरूरी है। आगे, जीव द्रव्य, ये जो जीव द्रव्य है इसका 99% जो पार्ट होता है उसमें चारे को चीज पाया जाता है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यानी कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और सबसे लास्ट, तो चौथा नंबर पर नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अगला, जंतु नाइट्रोजनी पदार्थ को का उत्सर्जन करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस वेस्ट इसको बोलते हैं। अब 3 गो वेस्ट होता है, यूरिक एसिड, यूरिया और अमोनिया। ठीक है, हम लोग जो है वो यूरिया निकालते हैं। यानी कि हम लोग अगर टॉयलेट करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, यूरिया। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूरियोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। यूरियोटेलिक एनिमल उसको कहते हैं जो अपना वेस्ट में यूरिया निकालते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने वेस्ट में अमोनिया निकालते हैं, यानी कि वो अगर बाथरूम करेंगे तो अमोनिया निकलेगा। तो ऐसे जीव को क्या कहते हैं, अमीनोटेलिक। तो अमीनो से हो गया अमोनिया। ठीक है, अगला, यूरिको, यूरिको से हो गया यूरिक एसिड। यूरिक, इसमें देखो यूरिक नहीं है, इसमें यूरिक है, तो याद समझिएगा। यूरियो मतलब यूरिया, यूरियो यूरिया, यूरिको यूरिका, यानी कि यूरिक एसिड। यूरिकोटेलिक किसको बोलेंगे, ऐसे जीव जो अपने उत्सर्जन में यानी कि अपने एक्सक्रेशन में यूरिक एसिड निकालते हैं, उनको यूरिकोटेलिक एनिमल कहा जाता है। आगे आते हैं, प्लांट्स का अगर बात करें, पादप का अगर बात करें, तो ये नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं एज ए पोषक द्रव्य, यानी कि न्यूट्रिएंट्स के रूप में। इसीलिए नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के लिए एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम करता है। मैक्रो, दो तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का 6 एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का 6 एग्जाम्पल बताइए। ये एग्जाम में आपसे पूछता है, तो तीन दोनों का 6-6 एग्जाम्पल आप हमको बताइए कमेंट करके। देखते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है। आगे, यह वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, हम आपको पहले बताए थे वायुमंडल में 78% होता है नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे होता है ऑक्सीजन 21%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे, यह काफी कम क्रियाशील है, ये बहुत कम क्रियाशील है, लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इतना कम क्रियाशील है कि ये मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यही कारण है कि इसका यूज हम लोग बल्ब में करते हैं। बल्ब में, चिप्स का पैकेट में, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन भरा जाता है कि वो जल्दी खराब ना हो। कुरकुरे के पैकेट में इसको डाला जाता है। ठीक है, क्यों डाला जाता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन रोकने के लिए। अगर कुरकुरे का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या हो जाएगा, गल जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तुरंत खराब हो जाएगा। इसको खराब होने से बचाने के लिए, यानी कि ऑक्सीडेशन से रोकने के लिए इसमें नाइट्रोजन मिलाया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये भी आपको दिमाग में बैठा लेना। आगे, यह आग को तेजी से फैलने से रोकता है। यानी कि अगर मान लीजिए ये है आपका झारखंड और ये है बिहार, ठीक है। झारखंड में आग लगी तो बिहार में आग लगता है क्या, बिहार में आग नहीं लगता। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो है नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस जो है आग को तेजी से फैलने से रोकता है। कहीं भी आग लगी, मान लीजिए कोई जंगल में आग लगी, मध्य प्रदेश के किसी जंगल में आग लगी, तो वो मध्य प्रदेश के टाउन में नहीं लगेगी, सिर्फ जंगल तक ही रह जाएगी। क्यों, क्योंकि आग को तेजी से फैलने से रोकता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बढ़ जाए, 78% ना हो, मान लीजिए 78% की जगह 40% है, ऐसा हो सकता है यहाँ पर आग लगी, 2 सेकंड के अंदर यहाँ आग लग जाएगी, आदमी को भागने तक का मौका नहीं मिलेगा, आग तेजी से फैल जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है आग को तेजी से फैलने से भी रोकता है। लिक्विड नाइट्रोजन हम बता दिए थे, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन दोनों का यूज होता था रॉकेट फ्यूल में। और लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है स्पर्म को, शुक्राणु को स्टोर करने के लिए, परागकण, पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन पादप में होता है, ठीक है, प्लांट्स वगैरह में होता है, पॉलन ग्रेन प्लांट में जो आपका रिप्रोडक्शन होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। और किसी ऑर्गन को सुरक्षित रखने के लिए, ऑर्गन में आई भी हो सकता है, आंख भी हो सकता है, हार्ट भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है, इस सब को सुरक्षित रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा होता है, उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। आगे, डॉक्टर्स के बॉक्स में, डॉक्टर लोग अपने साथ एक बॉक्स लेके आता है, डॉक्टर्स के बॉक्स में लिक्विड नाइट्रोजन के कारण ही धुआं निकलता रहता है। यानी कि डॉक्टर जैसे ही अपना एक बक्सा खोलेगा ना, तो देखिएगा तुरंत फट 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 धुआं निकलने लगता है। ठीक है, वो धुआं आपका लिक्विड नाइट्रोजन ही होता है। आगे, कृत्रिम गर्भाधान में उपयोगी होता है नाइट्रोजन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, कृत्रिम गर्भाधान में आपका कौन सा एलिमेंट यूज होता है, कौन सा तत्व यूज होता है,
तो वो भी है आपका नाइट्रोजन। आगे लिक्विड नाइट्रोजन का अगर बात करें तो लिक्विड नाइट्रोजन का अगर आप यहाँ पर खुला छोड़ दीजिएगा, ये मान लीजिए लिक्विड नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन, तो इससे धुआं निकलने लगेगा, ठीक है, जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, डॉक्टर के बॉक्स में होता है। लेकिन उसी धुआं का यूज कहाँ किया जाता है, कोहरे का सीन बनाने में। मान लीजिए कोई फिल्म का शूटिंग चल रहा है, वहां पर उसको दिखाना है कि सुबह सुबह कोहरे का मौसम है, तो कोहरे का दृश्य बनाने के लिए वो क्या करेगा, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करेगा, वो कोहरे का दृश्य बनाने के लिए। या धुएं का दृश्य लगेगा जैसे धुआं है, या स्वर्ग का दृश्य, स्वर्ग में देखते हैं अप्सरा आती है, धुआं निकलता रहता है, तो कोई स्वर्ग का दृश्य या कोहरे का दृश्य, धुएं का दृश्य वगैरह दिखाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। आगे वाहनों या वायुयान के टायर में, कोई भी वाहन का बात कर ले या कोई वायुयान का, एयरक्राफ्ट का अगर टायर का बात कर ले, उसमें मुख्य रूप से आपको नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरा हुआ रहता है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है एग्जाम में, इसको याद कर ले। NO2 का अगर बात करें, NO2, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और ये काफी टॉक्सिक होता है, जहरीली गैस है, ठीक है। SO2 और NO2 जो है, ये दोनों आपको रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, अम्ल वर्षा के लिए। क्यों? क्योंकि SO2 जब H2O के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और NO2 जब H2O के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। और H2SO4 और नाइट्रिक एसिड, ये दोनों जब किसी भी बिल्डिंग पर गिरेगा, जैसे मान लीजिए ताजमहल पर गिरेगा, तो ताजमहल का संगमरमर को खराब कर देगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन याद रखिएगा। एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, SO2 और NO2, ये दोनों आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बात करते हैं। हाँ, NO2 का बात किए तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये टॉक्सिक होता है, अम्लीय वर्षा में HNO3 का घटक है, यानी कि जब भी NO2 वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा HNO3 यानी कि यही नाइट्रिक एसिड बनाएगा। अगला इंडस्ट्री से निकलने वाली गैस है, यानी कि जब भी कोई भी इंडस्ट्री अगर आपका होगा उससे NO2 गैस निकलेगा। आगे अमोनिया का बात करते हैं, NH3 का बात करते हैं। यह क्षारीय वायु होता है, ये यानी कि एल्कलाइन एयर ये क्रिएट करता है, यानी कि जहां भी ये रहेगा ये अपना खुद का एक एल्कलाइन कैरेक्टर इसका होता है। क्यों होता है एल्कलाइन कैरेक्टर? NH3 एल्कलाइन क्यों होता है, क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि N पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो लेविस रूल से, लेविस का जो रूल है, ठीक है, उसके हिसाब से NH3 क्या है, बेस है, यानी कि एक क्षार। आगे टॉयलेट से जो दुर्गंध आता है उसका कारण क्या है, अमोनिया। तो टॉयलेट से आने वाली दुर्गंध का कारण क्या है, अमोनिया। अब आप बोलिएगा सर हम लोग तो यूरिया निकालते हैं, यूरिया, तो वो अमोनिया कैसे बनता है? याद रखिएगा, हमारा जो लीवर होता है, लीवर का एक खासियत है, वो क्या करता है, अमोनिया जो होता है, अमोनिया उसको कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। यानी कि हमारे शरीर में अमोनिया सबसे टॉक्सिक पदार्थ है। अगर ये हमारे शरीर में ज्यादा देर तक बना हुआ रह गया तो हम लोग को बीमार कर देगा, यानी कि मार भी सकता है, मौत के घाट भी उतार सकता है। तो हमारे लीवर में खासियत होता है, ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया से हम लोग मरेंगे नहीं, यूरिया थोड़ा सा कम हार्मफुल होता है, और यूरिया जो हम लोग है टॉयलेट से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये जो लीवर जो अमोनिया से यूरिया बनाया, ये ज्यादा देर तक यूरिया नहीं रहेगा, थोड़ी देर के बाद ये फिर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है जब हम लोग टॉयलेट करते हैं, टॉयलेट करके चले जाते हैं, तो वो 5 से 10 मिनट 15 मिनट में वो फिर से अमोनिया बन जाता है। और यही कारण है टॉयलेट से जो गंध आती है वो अमोनिया की होती है, ना कि यूरिया की, क्योंकि वो यूरिया फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। आगे ताजा मूत्र में स्मेल का कारण क्या है? जो ताजा मूत्र रहता है उसमें स्मेल का कारण है यूरिनॉइड, यूरिनॉइड। और जो पुराना मूत्र है उसके गंध का कारण है अमोनिया। आजकल अमोनिया का यूज हम लोग टीयर गैस के रूप में भी करते हैं, लेकिन टीयर गैस एक्चुअली में होता क्या था? टीयर गैस होता था क्लोरोपिक्रिन या क्लोरोएसिटोफिनोन। ये क्या करता था, जैसे ही आप पुलिस जो है किसी भीड़ को, जैसे मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट लोग कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको खाली करने के लिए टीयर गैस छोड़ देता था। ये जैसे ही आंख में जाता था तो आंख में आंसू एकदम जलन पैदा करता था, अब भीड़ खाली हो जाता था। लेकिन टीयर गैस जो है वो हार्मफुल होता था, बहुत ज्यादा हार्मफुल। तो इसके जगह पर आजकल अमोनिया को भी यूज कर रहा है, ये भी आपका सेम टीयर गैस के अल्टरनेटिव के रूप में काम करता है। और अमोनिया का यूज फर्टिलाइजर के रूप में भी किया जाता है। अगला बात करते हैं N2O। N2O को बोलते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड या लाफिंग गैस, ठीक है। ये अगर किसी रूम में छोड़ दिया जाए तो वहाँ जितने आदमी है वो हंसने लगेंगे, ठीक है। और ये ग्रीन हाउस गैस का अगर क्रम का बात करें, जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं सबसे जहरीला कौन है, सबसे ज्यादा मतलब ग्रीन हाउस गैस का कारक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। 60%, 60% ग्रीन हाउस गैस का रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। 20% का कारण है मीथेन, CH4, ठीक है। 14% का रीजन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, इसी को फ्रियॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है। और 6% का कारण है N2O यानी कि लाफिंग गैस, यानी कि 6% ग्रीन हाउस गैस का कारण है N2O। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ग्रीन हाउस गैस के कारण, और ये पृथ्वी का टेम्परेचर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। अगला, डेंटल सर्जरी यानी कि दांत का जो सर्जरी होता है, दांत का जो ऑपरेशन होता है, उसमें एज ए एनेस्थेसिया यानी कि बेहोश करने के लिए N2O का भी यूज करते हैं। जनरली बेहोश करने के लिए हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन जो डेंटल सर्जरी है उसमें हम लोग बेहोश करने के लिए N2O का यूज करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। आगे, NH2CO NH2 यूरिया। यूरिया जो प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम जटिल पदार्थ है, पहला कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है यूरिया, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहला एलिमेंट कौन सा बनाया गया, आप मारिएगा टेक्नीशियम, टेक्नीशियम TC, पहला एलिमेंट बनाया गया। पहला जटिल पदार्थ कौन बनाया गया, यूरिया, ठीक है। और ये इसको किस साइंटिस्ट ने बनाया था, वोहलर, वोहलर नामक साइंटिस्ट ने, प्रथम जटिल पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना था। तो ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला, मूत्र के साथ आपका यूरिया रिलीज होता है, लेकिन गंध किसका होता है, यूरिनॉइड, यूरिनॉइड, ठीक है, यूरिनॉइड। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ताजा मूत्र मिश्रण के कारण यूरिनॉइड, और पुराना मूत्र मिश्रण के कारण अमोनिया। आगे आते हैं, यूरिया को फिल्टर करने का काम कौन करती है, किडनी। यूरिया को कौन फिल्टर करेगा, किडनी। लेकिन यूरिया बनाएगा कौन, लीवर। देखिए यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, NH2 और CO2, ये दोनों मिलके यूरिया बनाता है, और ये इसका निर्माण होता है लीवर में, लीवर में निर्माण होता है। बॉडी में यूरिया का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, रक्त प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो यूरिया का ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, यूरिया का ट्रांसपोर्ट करता है, और यही हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। HNO3 का बात करें तो इसका प्रयोग कुछ विस्फोटक बनाने में किया जाता है, जैसे TNT, TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलुइन, TNB, TNB यानी कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन, TNG यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसी को नोबल्स ऑयल भी बोलते हैं, और TNP ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसी को पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो इस सब में जितना भी आपका विस्फोटक है, इस सब को बनाने में आपको HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। HNO2 का अगर बात करें, नाइट्रस एसिड का बात करें, तो इसका उपयोग फ्लैश फोटोग्राफी में किया जाता है, फ्लैश फोटोग्राफी, ठीक है। तो HNO3 और HNO2 दोनों में अंतर समझ लिए। ये हो गया नाइट्रिक एसिड, यही नाइट्रिक एसिड आपका एसिड रेन का कारण है, एसिड रेन, ठीक है। और HNO3, HCl और HNO3 को अगर हम लोग 3:1 में मिला दे तो यही बन जाता है आपका एक्वारेजिया, एक्वारेजिया हम बताए थे, इसको हिंदी में बोलते हैं अम्लराज, ठीक है। और यही आपको सोना को घोल देता है, सोना, प्लेटिनम, इस सब को भी घोल सकता है, ठीक है। आगे, NH4Cl का बात करें, इसको बोलते हैं नौसादर, और इसका यूज ड्रग्स में यूज किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यानी कि विद्युत लेपन में भी NH4Cl का यूज किया जाता है। NH4Cl को नौसादर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आगे आता है NO2 फ्यूम्स, यानी कि NO2 का जो फ्यूम है वो आपको रेडिश ब्राउन ब्राउन कलर का होता है। ये क्वेश्चन आप बोलिएगा क्यों दिए, क्योंकि ये कभी ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो मेरे नोट्स में था उसको बस यहाँ डाल दिए हैं। यानी कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फ्यूम है, उसको, उसका कलर किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो हालांकि ये एग्जाम में पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन था तो मेरे नोट्स में तो लिख दिए। अगला, सल्फर का बात करते हैं, सल्फर को बोलते हैं गंधक, सल्फर को क्या बोलते हैं, गंधक, ठीक है। और सल्फर का जो आपका एटॉमिक नंबर है 16, मास नंबर होता है 32, एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32 होता है, ठीक है। और अगर हम लोग सल्फर का बात करें तो ये S8 के फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि इसका ऑक्टाहेड्रल आकृति होता है, अष्टफलकीय, S8 के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और सल्फर जो है वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप 16 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट इसका ऑक्सीजन है। कैसे याद करेंगे ग्रुप 16 को, ओ, सानिया, सेक्सी, तेरी, ओज, लवली। ओ से हो गया ऑक्सीजन, एस से हो गया सल्फर, एस ई से सेलेनियम, टी ई से टेलुरियम, पी ओ से पोलोनियम, एल वी से लीवर विलियम, या फिर लीवर विलियम, ऐसे करके कोई एलिमेंट का नाम है एल वी से, है ना। और आपको क्या बोलते हैं, सल्फर जो है ग्रुप 16 का एलिमेंट है, इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, और इसी को चैल्कोजन भी बोलते हैं। और याद रखिएगा चैल्कोजन बोलते हैं, और इसमें 3-4 वैलेंसी शो करता है, +2, +4, +6 और -2, चारों वैलेंसी को शो करता है इसमें जो एलिमेंट है। याद रखिएगा सल्फर को हम लोग बोलते हैं तांबे का शत्रु, इनेमी ऑफ कॉपर,
आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि किस एलिमेंट को, किस तत्व को तांबे का शत्रु कहा जाता है, वो है सल्फर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये याद रखिए, जो प्याज होता है, लहसुन होता है, प्याज और लहसुन में जो गंध होता है उसका कारण भी यही सल्फर ही है। चलिए आगे आते हैं। यह चट्टानों में पाया जाता है। सल्फर कहाँ पाया जाता है? चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है। प्याज काटने पर जो आंसू आता है वो एलाइल सल्फाइड के कारण आता है। एलाइल सल्फाइड यानी कि इसमें भी सल्फर पाया जाता है। सल्फर, एलाइल सल्फाइड। आगे, लहसुन या प्याज में कड़वी स्मेल का कारण भी सल्फर ही होता है। लहसुन और प्याज का लहसुन और प्याज का कड़वा स्मेल। ठीक है। आगे, इसका प्रयोग मलहम या घाव को भरने में किया जाता है। यानी कि मलहम या घाव को भरने के लिए सल्फर का यूज भी किया जाता है। घाव, कोई भी घाव है उसको भरने के लिए किया जाएगा। और सल्फर का यूज कहाँ किया जाएगा? सल्फर का यूज हेयर जेल में, माने कि बाल का जो क्रीम होता है उसमें किया जाता है। ब्यूटी पार्लर में किया जाता है। बारूद यानी कि गन पाउडर बनाने में भी इसका यूज किया। देखिए, गन पाउडर का आपको फॉर्मूला याद रखना है। कोई भी गन पाउडर है, बारूद है, तो उसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, उसमें आपको सल्फर मिला हुआ रहेगा और उसमें आपको चारकोल मिला हुआ रहेगा। यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर प्लस चारकोल। ये आप याद रख लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछ देगा। एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ देगा कि गन पाउडर में होता क्या है। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। आगे, सल्फर का अगर बात करें तो ये येलो यानी कि पीले कलर का होता है। ठीक है। ये हमेशा S8 के फॉर्म में रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। और ये पीले रंग का होता है, येलो कलर का। ठीक है। अगला, रबड़ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, जो रबड़ होता है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं वल्केनाइजेशन, यानी कि वल्कनीकरण। और इस वल्केनाइजेशन प्रक्रिया का खोज किसने किया था? इसका खोज किया था चार्ल्स गुडियर। चार्ल्स गुडियर। आगे, सल्फर का प्रयोग पटाखे यानी कि फायर क्रैकर्स में भी किया जाता है। पहले बोल दिया था एक्सप्लोजिव में किया जाता है, बारूद में किया जाता है। तो यार जब बारूद में होगा तो पटाखा में नहीं होगा। पटाखा यानी कि फायर क्रैकर्स में भी सल्फर का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, पहले गांव घर में क्या किया जाता था? गांव में जो खेत होता था वहां पर गाय भैंस आदि जानवर को भगाने के लिए तेज आवाज वाले क्रैकर का प्रयोग किया जाता था, जो कि सल्फर का बना होता था। यानी कि क्या करता था, गाय भैंस जो होता था ना, खेत में जाके खेत को बर्बाद कर देता था, फसल को नष्ट कर देता था। ये लोग क्या करता था, वो पटाखा रखता था, ठीक ना, वो पटाखा को जलाता था, इतना तेजी से उससे आवाज निकलता था कि गाय भैंस भाग जाता था। या देखिए, गाय भैंस को भगाने के लिए, है ना, जो एक पटाखा का क्रैकर्स का यूज किया जाता था पहले, वो क्रैकर्स आपका सल्फर का बना होता था। ये आपको याद रखना। आगे, रेलवे ट्रैक्स पे जो लोग रेलवे में काम किए होंगे वो लोग समझते होंगे, रेलवे ट्रैक्स पे आपका खतरे का जो संकेत होता है, मतलब डेंजर का सिग्नल, डेंजर सिग्नल, ठीक ना। अगर कोई खतरा है, आगे पटरी टूटा हुआ है या फिर आगे किसी का एक्सीडेंट हो गया या कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर हड़ताल कर रहे हैं, तो किसी को सिग्नल देना है। या मान लीजिए ट्रेन का पहिया में आग लग गया है और ये लोग सुन लिया है, ठीक ना, या कुछ ट्रेन डिरेल हो गया सामने में और सामने से दूसरा ट्रेन आ रहा है, ये लोग क्या करता है, जो रेलवे का पटरी होता है ना, उसमें पटाखा लगा देता है कुछ दूरी पर। ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से ट्रेन गुजरा तो ये पटाखा साउंड किया, आवाज किया, ठीक है। फिर आगे कुछ दूरी पे गया, फिर पटाखा आवाज किया, फिर कुछ दूरी पटाखा आवाज किया। तो जो ट्रेन जा रहा है इधर से, ड्राइवर जो है या फिर गार्ड, आगे ड्राइवर रहता है पीछे गार्ड रहता है, ड्राइवर और गार्ड जो है ये पटाखा का आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि पक्का इसी ट्रैक पर आगे कहीं कुछ खतरा है, आगे क्या है, कुछ खतरा है। और ये सिग्नल आपको कौन देता है? या तो स्टेशन मास्टर देगा या तो गेटमैन देगा। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ खतरा है, यहाँ पर खतरा है, ठीक है, और ट्रेन इधर से आ रही है, यहाँ पर गेटमैन है, यहाँ पर कौन है, गेटमैन। ठीक है। गेटमैन क्या करेगा, उसको पता चल जाएगा सामने खतरा है, मान लीजिए यहाँ खतरा है, तो गेटमैन क्या करेगा, यहाँ पर पटाखा लगा देगा, तीन जगह पटाखा लगा देगा। और वो पटाखा जो होता है वो सल्फर का बना होता है। रेलवे ट्रैक पर पटाखा वो सल्फर का बना होता है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे, सल्फर का प्रयोग फंगीसाइड के रूप में भी किया जाता है, यानी कि कवकनाशी के रूप में भी किया जाता है, फंगीसाइड। ठीक है, कवकनाशी। आगे, सल्फर का जब सब्लिमेशन होता है, याद रखिए सल्फर का सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, ठीक है। जैसे सल्फर का सब्लिमेशन होगा, यह एक पाउडर के रूप में, पाउडर फॉर्म में आ जाता है। और इस पाउडर को क्या बोलते हैं, फ्लावर ऑफ सल्फर, यानी कि सल्फर के फूल। आपसे पूछ देगा कि सल्फर के फूल होता क्या है, तो सल्फर के फूल क्या होता है, सल्फर का सब्लिमेट होता है। क्या होता है, सब्लिमेट, यानी कि जैसे सल्फर जो है सॉलिड से सीधा, सब्लिमेशन किसको बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। सल्फर सीधा सॉलिड से गैस में बदलता है। यानी कि जैसे जनरली हम लोग क्या होता है, सॉलिड से बनेगा लिक्विड, लिक्विड से बनेगा गैस, लेकिन सल्फर जो है सीधा सॉलिड से गैस बन जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है। और जैसे ही वो सब्लिमेट बनेगा
तो वो एक पाउडर के फॉर्म में आ जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लावर ऑफ सल्फर या सल्फर के फूल। ठीक है। सल्फर जो प्रोटीन होता है, हम लोग कोई भी प्रोटीन अगर खाते हैं उसमें सल्फर कितना परसेंट होता है? 4% होता है। पता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, आप बना पाइएगा एग्जाम में? रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई भी प्रोटीन हम लोग खाते हैं उसमें सल्फर 4% होता है। ठीक है, आगे। सिल्वर जो है, सिल्वर सल्फर से रिएक्ट करके Ag2S बनाता है और ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अंडे में जो है वो सल्फर पाया जाता है, अंडा में सल्फर पाया जाता है, इसीलिए चांदी की चम्मच में बॉइल्ड एग नहीं रखते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही चांदी चांदी के चम्मच में क्या होगा? चांदी हो गया सिल्वर, और अंडा, अंडा हो गया, अंडा में हो गया सल्फर, और गर्म अंडा है, क्योंकि ये गर्म अंडा बॉइल्ड एग है तो गर्म होगा तो हीट भी मिल जाएगा उसको, तो ये Ag2S बना देगा जो कि ब्लैक कलर का होता है, और चांदी का चम्मच आपका खराब हो जाएगा। यह चांदी के चम्मच को संक्षारित कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, इसीलिए आपको ये यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। चांदी का चम्मच में आप अंडा अंडा जो है वो जैसे डाले बॉइल्ड वाला, वो चांदी के चम्मच को कर दिया खराब। यही कारण है कि चांदी का जो वैल्यू है और चमक है वो खराब हो जाएगा। यही कारण है कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई थी, अंडा नहीं खिलाया था। ठीक है, आगे आता है। चांदी को हवा में खुला जैसे ही छोड़ देंगे, तो जैसे ही चांदी को हवा में खुला छोड़ देंगे तो वो सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड, जो कि एक ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, यही कारण है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी जो है वो हवा में किस गैस के कारण खराब हो जाता है, संक्षारित हो जाता है? तो वो गैस है H2S। H2S से सड़े अंडे की गंध आती है, सड़े अंडे की गंध आती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे SO2 का बात करते हैं। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 को क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सबसे जहरीली वायु प्रदूषक है, यानी कि, और ये औद्योगिक उत्पाद है, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। NO2 भी आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, आपका NO2 भी है, NO2। ठीक है, और ये सेकंड नंबर पर सबसे जहरीला है, औद्योगिक उत्पाद है ये भी। NO2 भी आपका औद्योगिक उत्पाद है और SO2 भी औद्योगिक उत्पाद है, और यही दोनों कारक है एसिड रेन का। SO2 और NO2, इसी से होता है एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा। जैसे ही हम लोग का पहला बारिश होता है तो जो वातावरण में SO2 है वो बारिश यानी कि H2O से रिएक्ट करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और NO2 जो है हमारे वातावरण में, वो बारिश से यानी कि H2O से रिएक्ट करके HNO3 बना देगा, और ये एसिड रेन, अम्ल वर्षा होता है। और जैसे ही ये किसी बिल्डिंग पे, किसी व्यक्ति पे, किसी हमारे शरीर पे गिरेगा तो शरीर खराब कर देगा, पेड़ पे गिरेगा तो पेड़ का पत्ता खराब कर देगा, किसी ताजमहल पे गिरेगा तो उसका मार्बल को खराब कर देगा, किसी बिल्डिंग पे गिरेगा तो बिल्डिंग का पेंट खराब कर देगा। इसी को बोलते हैं एसिड रेन। आगे, ज्वालामुखी जो होता है, उस ज्वालामुखी का जो लावा होता है, उससे भी SO2 गैस निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। आगे आते हैं H2S। H2S का बात करें, इसे सड़े अंडे की गंध आती है। ठीक है, इसको डाई हाइड्रोजन सल्फाइड भी बोलते हैं, और ये दमघोटी गैस है, सफोकेटिंग गैस है, यानी कि जैसे ही इसको आप स्मेल लीजिएगा ना, सड़े गंदे अंडा का गंध आएगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, ज्यादा देर तक सांस लीजिएगा तो मर जाइएगा आप। ये बहुत सफोकेटिंग होता है, दमघोटी होता है। आगे, मस्टर्ड गैस का बात करें। मस्टर्ड गैस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, VBI, इसको VBI मार दीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड गैस बहुत फेमस है ये, सल्फर का यौगिक है ये। ठीक है, क्योंकि ये सरसों से बनाया जाता है, सरसों, सरसों में आपका सल्फर पाया जाता है। ठीक है, और पहला विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला विश्व युद्ध में इसी गैस का यानी कि मस्टर्ड गैस का प्रयोग एज ए केमिकल वेपन किया गया था। ये आपको रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग केमिकल वेपन के रूप में किया गया था? मैक्सिमम आदमी मीथेन वगैरह मार दिए थे। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी मार दिए, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर है मस्टर्ड गैस। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक मेरा इतना ही रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद एक और वीडियो आएगा, इस वीडियो में नॉन मेटल कंप्लीट हो जाएगा। ये मेरा नॉन मेटल का पहला वीडियो था। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो को फैलाइए। ठीक है, और जितने भी लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जितने वीडियो मैं लाता हूँ वो आने वाले किसी भी एग्जाम, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, आपका साइंस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है। इतना बेहतरीन तैयारी करवा दूंगा कि आपका साइंस से आप एकदम निश्चिंत हो जाइएगा। साइंस में आपको कोई भी टक्कर देने के लिए पैदा नहीं होगा। तो चलिए इतना ही कहकर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।